नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो चार्जशीट के ऊपर है और इस टॉपिक पर है कि चार्जशीट को चैलेंज कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब अभी जो कानून बदला है इसके पहले सीआरपीसी चलती थी। ठीक है, उसमें सेक्शन 173 का प्रावधान दिया हुआ था, जिसके तहत चार्जशीट जो है बनाकर कोर्ट में पेश की जाती थी। इसको चार्जशीट भी कहते हैं, इसको अंतिम प्रतिवेदन भी कहते हैं, इसको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं और कई राज्यों में इसको चालान भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसको चार्जशीट भी कहते हैं, इसको आरोप पत्र भी कहते हैं, इसको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं और चालान भी कहते हैं। हर राज्य में इसके लिए अलग अलग नाम होते हैं। तो जो आपकी सीआरपीसी थी उसमें सेक्शन 173 के तहत चार्जशीट पेश की जाती थी और जो ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून आया है इसमें सेक्शन 193, ठीक है, इसके तहत चार्जशीट पेश की जाती है। ठीक, इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। कुछ लोग जानते नहीं चार्जशीट होती क्या था। कि चार्जशीट का मतलब होता है जब आपके ऊपर एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद जो पूरा मामला है उसकी पुलिस जांच करती है और जांच करने के बाद जो है पुलिस अपनी पूरी रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंप देती है। अब मामला कोर्ट के पास चला जाता है, पुलिस का रोल खत्म हो जाता है। चार्जशीट जो होती है उसमें जो पीड़ित पक्ष होता है उसके बयान रहते हैं, उसके अलावा जो उसके वो रहते हैं उसके साथ के लोग जो उसके रिश्तेदार हैं उनकी गवाही के बयान रहते हैं एक तरीके से। अगर उसमें गिरफ्तारी हुई है तो उसमें गिरफ्तारी पत्रक रहता है। ठीक है, किसी को अरेस्ट किया है तो अरेस्ट मेमो रहता है, उसके अंदर आरोपी से कुछ बरामद किया है अगर तो जब्ती पत्रक भी होता है चार्जशीट के अंदर, मौका नक्शा वगैरह रहता है। अगर कोई ऐसा मामला जिसमें मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता है तो मेडिकल रिपोर्ट उसमें लगी रहती है। इस तरीके की चीज़ें चार्जशीट में होती हैं। ठीक, अगर और उसके अलावा उसके अंदर जो आपका रोजनामचा रहता है उसका भी मतलब वो भी उसके अंदर इंक्लूड रहता है कि पुलिस ने कब कब क्या क्या किया, वो उसमें रहता है। ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है। कई बार अगर वो ना हो तो व्यक्ति बरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से चार्जशीट में कई चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना हमने आज तक चार्जशीट देखी है जितनी भी, उसमें एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि पुलिस की सारी इंक्वायरी वन साइडेड होती है, एक तरफा होती है। किसी भी चार्जशीट में हमारे द्वारा जो पीड़ित पक्ष जो आरोपी पक्ष होता है उसके द्वारा दिए गए कोई साक्ष्य इत्यादि चार्जशीट में लगे हुए नहीं रहते हैं। ठीक, इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि अगर आप पर एफआईआर हो गई है और अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, इंक्वायरी चल रही है, तो आप जो है सेक्शन जो पहले था 156(3) और अब जो है 175(3), इसके तहत एक एप्लीकेशन जज को दीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिंपल से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं बेकसूर, मुझे झूठा फंसाया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो एविडेंस मैं दे रहा हूं उसको पुलिस रिकॉर्ड में ले और इसके लिए आप पुलिस को डायरेक्शन दें। आप जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी मॉनिटरिंग करें। तो जज उसमें ऑर्डर कर देता है और उसके बाद पुलिस को आपके एविडेंस रिकॉर्ड में लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर हैं और आप अपने बेगुनाही से संबंधित कोई एविडेंस, कोई सबूत, प्रमाण आप पुलिस को दे रहे हैं, अगर पुलिस अधिकारी सच में समझदार हुआ तो पॉसिबल है कि वो आपके समर्थन में कोर्ट के अंदर एफआईआर यानी फॉल्स रिपोर्ट लगा दे या क्लोजर रिपोर्ट लगा दे और आप जो है मामले से स्टार्टिंग में बरी हो जाए। ठीक, जनरली पुलिस ये काम नहीं करती क्योंकि पुलिस भ्रष्ट रहती है, इसलिए पुलिस को चाहिए पैसा। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि चार्जशीट को कब चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो चार्जशीट जो है दोस्तों उसको चैलेंज सिर्फ हाई कोर्ट में किया जा सकता है, उसको नीचे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है जो सेक्शन 482 में हुआ करती थी, ठीक है, अब शायद उसका सेक्शन में बदल गया होगा 100%, वो देखना पड़ेगा। तो 482 में हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर हुआ करती थी, अंतर्निहित शक्तियाँ कहते हैं इसको। सिर्फ इसमें ही आप चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं।
किस ग्राउंड पे कर सकते हो, तो देखिए ग्राउंड बहुत सारे हैं। पहला ग्राउंड तो ये है कि हम बोल सकते हैं कि जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिसके कारण मुझे आरोपी घोषित किया जाए। ठीक है, उसके अलावा ये मिस यूज़ ऑफ लॉ है या एब्यूज़ ऑफ लॉ है। ठीक है, जो भी चार्जशीट फाइल की गई है वो गलत आधार पर फाइल की गई है और कानून का दुरुपयोग किया गया है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो प्रोविज़न डाले गए हैं वो प्रोविज़न ही गलत है, रॉन्ग प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न इसमें डाले ही नहीं जा सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं पीड़ित पक्ष द्वारा वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है। इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट का मतलब होता है कि जो कई बार ये होता है ना कि व्यक्ति किसी भी चीज़ को गलत तरीके से पेश करता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति शराब की दुकान से बाहर निकल रहा है तो 99% लोग यही सोचेंगे कि वो शराब पी के बाहर निकला है, लेकिन कानून ऐसा नहीं सोचता। कानून का ये मानना है कि वो हो सकता है वो दूसरे काम के लिए दुकान के अंदर गया हो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट। ठीक है, या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, कि हमने गलत तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। सच्चाई कुछ और थी, हमने कुछ और बताया है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर आप चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितने पॉइंट हैं अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट साबित कर देते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जो है फिर या तो वापस ऑर्डर कर देगी कि वापस चार्जशीट पेश की जाए, या फिर हाई कोर्ट उसी समय आपको बरी कर देगी, मुकदमा खारिज कर देगी, FIR रद्द कर देगी। समझ में आया आपको? तो ये पावर हाई कोर्ट के पास रहता है, जिला कोर्ट के पास ये पावर नहीं रहता। जिला कोर्ट में अगर हमें इससे मिलती जुलती प्रावधान चाहिए तो हमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन अगर आप लगाते हैं, कोई सा भी क्रिमिनल केस है, तो इस बात को ध्यान रखें कि मान लीजिए अगर एक से अधिक आरोपी उसमें हैं तो फिर सबकी तरफ से अलग अलग लगाइए, और सबकी तरफ से अलग अलग नहीं भी लगा सकते हैं तो मान लीजिए 4-5 आरोपी हैं तो फिर 2 की तरफ से एक लगाइए, 2 की तरफ से एक लगाइए। सबकी तरफ से एक ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मत लगाइए। इसका नुकसान ये होता है कि कई बार जैसे आपने सबकी तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई तो कई बार क्या होता है कि उसमें मेन आरोपी का भी नाम रहता है, तो उसके कारण जज बाकी लोगों को भी डिस्चार्ज नहीं करता। इसलिए अगर अलग अलग लगाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के फैक्ट अलग होते हैं। मान लीजिए 5 लोगों पर FIR हुई है। ठीक है, मैं 498 का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब उन 5 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जो उस घर का हिस्सा है ही नहीं, आपके रिश्तेदार तो हैं वो, मगर वो किसी दूसरी जगह पर रहते हैं। ठीक, वो उस घर का हिस्सा ही नहीं है, तो उनके ऊपर दहेज 498 की FIR कैसे हो गई? उसके बाद बचे 3 लोग, उन 3 में से एक जो व्यक्ति है वो घर पर रहता तो है, मगर उसकी उम्र बहुत कम है, 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। ठीक है, अब बचे 2 और व्यक्ति, मालूम पड़ा उसमें से एक बंदा पति है और एक बंदा सास है या सस, मतलब पति के जो माता पिता कोई एक है। इस तरीके से तो उसमें क्या होता है कि अगर सबकी एक साथ लगा देंगे तो फिर कोर्ट कंफ्यूज होती है। इसलिए अलग अलग लगाएं सबकी, क्योंकि सबकी अलग अलग कहानी होती है। एक व्यक्ति बाहर रहता है, वह यहाँ पर रहता ही नहीं है, वो सिर्फ रिलेटिव है, आपका चाचा है, मामा है, ताऊ है, फूफा है, वॉटएवर, वो कभी कभी मिलने आता है, उसका नाम डाल दिया उसके अंदर। तो जब ऐसा करेंगे तो उसमें डिस्चार्ज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और डिस्चार्ज जो नहीं हुआ वो उसको लेके हाई कोर्ट जा सकता है, और वहाँ पर डिस्चार्ज के साथ साथ वो चार्जशीट के बारे में भी जज को बता सकता है कि चार्जशीट को भी चैलेंज करने का काम वो कर सकता है। एक ही एप्लीकेशन में दोनों काम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली चार्जशीट जो है वो नीचे सेशन कोर्ट में चैलेंज नहीं होती है। चार्जशीट हमेशा हाई कोर्ट में ही चैलेंज होती है, सेक्शन 482 के तहत। नीचे आपको डिस्चार्ज का सहारा लेना पड़ेगा। और जब कभी भी झूठे क्रिमिनल केस लगते हैं, अगर हाई कोर्ट जा सकते हैं तो हाई कोर्ट चले जाइए, और अगर लगता है कि पैसा कम है या वो हैसियत नहीं है तो फिर नीचे डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाइए। ठीक है, वो थोड़ा सस्ता काम पड़ेगा। सेशन कोर्ट अगर सच में सेटिस्फाई होती है, देखिए मजिस्ट्रेट कोर्ट तो डिस्चार्ज नहीं करेगी, लेकिन चाहे आप कितने सबूत दे दो,
क्योंकि वहाँ बैठे हैं गुलाम लोग। उसके ऊपर होती है सेशन कोर्ट। वहाँ पर अगर सच में थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए आप तो भले सबको डिस्चार्ज ना करे जज, 10 लोग हैं लेकिन 10 में 3-4 को कर देता है वो, ठीक है, इतना उसमें सामर्थ्य होता है करने का, तो उसको पूरा राइट है, वो सबको कर सकता है वो। लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है कि इन 10 लोग हैं, 5 बेकसूर है, 6 बेकसूर हैं, 4 बेकसूर है, तो उनको डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते किसी कारण से, वो सेशन में डिस्चार्ज एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं, और जो हाई कोर्ट जा सकते हैं तो वो हाई कोर्ट जाए। लेकिन शर्त यही है कि जो भी हम वहाँ पर तर्क दे रहे हैं या कारण बता रहे हैं उसमें आपको उसके जो भी एविडेंस हैं वो आप कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो आपको काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, ग्राउंड तगड़ा होना चाहिए। या तो आप कह सकते हैं कि इस चार्जशीट में कहीं पर भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिसको पढ़ के लगे कि हाँ हम अपराधी हैं, या फिर इसमें जो सेक्शन डाले गए हैं वो सेक्शन लागू होते ही नहीं हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये कानून का दुरुपयोग है, ठीक, मतलब ये करना पड़ेगा आपको। एक केस हमारे पास मेरे पास आया था, उसमें हुआ कुछ ऐसा था कि SC/ST एक्ट लगा दिया था एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर, और वो जो लड़का था वो OBC कैटेगरी का था। उस लड़की से उसकी बातचीत थी और शायद कुछ उनके बीच में रिलेशनशिप भी थी। तो वो जो लड़की थी उसने उस लड़के को बताया था व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान कि मैं तो अग्रवाल कम्युनिटी से हूँ, अग्रवाल मतलब बनिया, ठीक है। और लड़के को जितनी जानकारी थी तो उसको ये पता था कि ये SC कम्युनिटी से है, ठीक। उसके बाद भी उनमें दोस्ती थी, लंबे समय तक रिलेशनशिप था, फिर पता नहीं कुछ मनमुटाव हुआ, तो लड़की ने उस पर रेप वगैरह के भी मुकदमे लगा दिए और SC/ST एक्ट के भी धाराएं लगा दी। अब उसमें जब हम वहाँ पर गए जमानत में, तो बेल तो हो गई, और बेल होने के बाद मतलब हमने नहीं, ये केस उस समय मैंने किसी और हमारे सीनियर थे उनको दिया था, ये बहुत पहले की बात है। तो हमारे सीनियर जब हाई कोर्ट गए सेक्शन 482 में, तो वहाँ मैंने ही उनको एक बात बताई कि मैंने कहा कि जो ये व्हाट्सएप चैटिंग है उसमें लड़की ने खुद लिख के दिया है कि वो तो अग्रवाल कम्युनिटी से है, और किसी के चेहरे पे उसकी कास्ट तो लिखी नहीं रहती, तो SC/ST एक तो लग ही नहीं सकता। तो जब हमने हाई कोर्ट में जज को वो पूरा मोबाइल ही दिखा दिया, जज ने पढ़ लिया कि हाँ यार इसमें खुद ने बोला कि ये अग्रवाल कम्युनिटी की है, तो जज साहब ने उसकी FIR तो रद्द नहीं की, लेकिन उसमें से SC/ST एक्ट पूरा हटा दिया उन्होंने, जो भी, क्योंकि SC/ST एक्ट के प्रावधान थोड़े कड़क हैं, छोटी छोटी चीज़ें उसमें बड़ी हो जाती हैं। तो जज साहब ने उसमें SC एक्ट का पूरा जो भी उसमें धारा सब हटा दिया, उसको सिर्फ एक रेप की धारा के रूप में रहने दिया गया। तो हम जब कभी भी चार्जशीट को चैलेंज करते तो हमारे पास एविडेंस स्ट्रांग होने चाहिए। वहाँ पर बतौलेबाजी नहीं चलती है कि सर ऐसा है वैसा है, आप एविडेंस के साथ जाए हाई कोर्ट में तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।